तो ये थी इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें जो आपने हेडलाइंस के शक्ल में देखी। और इन खबरों के अलावा मार्केट के ट्रेंड्स और बड़ी खबरों पर भी हमारी नजर रहेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी कनिष्का सरकार और हम दोनों मिलकर आपके तमाम सवालों के जवाब समाधान खोजेंगे अपने एक्सपर्ट के जरिए। तो आपके जो भी सवाल हैं वो हम तक पहुंचाइए। तरीका बेहद आसान है, करना कुछ नहीं है। अलग अलग जरिए जो भी आपको रास आता हो आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो याद रखिए कि आपको जो सवाल भेजने हैं वो कहां भेजने हैं। तो स्क्रीन के एक आधे हिस्से में आपको एक नंबर फ्लैश होता हुआ दिख रहा है। इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, जो भी तरीका आपको पसंद आता हो आप अपने सवाल हमें भेजिए। यही नहीं, यूट्यूब पर भी आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेज सकते हैं। हम बीच बीच में उन सवालों को शामिल करते हैं और साथ ही आप सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव हैं तो वहां पर भी अपने सवाल ड्रॉप कीजिए, हम उन सवालों को भी शामिल करेंगे। याद रखिए, जब भी अपना सवाल पूछिए तो अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले लिखिए। किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए। कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिया हुआ है और आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का है, लॉन्ग टर्म का, ये जरूर पूछिए। उस आधार पर हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको राय देंगे। तो चलिए इन सबके बीच में जरा देख लेते हैं कि बाजार की चाल इस वक्त किस तरह की है। तो अगर हम देखें, निफ्टी में मजबूती और ज्यादा बेहतर होती हुई 25,600 के ऊपर अभी भी टिका हुआ है निफ्टी। फिलहाल 133 अंकों की तेजी हम देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी जो है वो 58,000 के लेवल को अभी भी इंटैक्ट रखे हुए और फिलहाल 130-31 अंकों की हमें तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन बहुत ही क्रूशियल लेवल है 58,000 का और यहाँ से भी किसी भी तरह की अगर वॉलेटिलिटी नजर आती है तो उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। अगर हम ब्रॉडर मार्केट को देखें तो ब्रॉडर मार्केट में जो है वो इस वक्त मजबूती कायम है। निफ्टी मिड कैप लगभग 0.5% मजबूत होता हुआ और स्मॉल कैप में भी करीब इसी तरह का मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आ पाए तो आप देखेंगे कि आज आईटी पॉकेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं उनका वेटेज गेनर्स की लिस्ट में बढ़ता हुआ। इन्फोसिस 0.3% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। विप्रो लगभग 2% मजबूत यहाँ पर। इसके अलावा आप देखेंगे HCL टेक, TCS, ये तमाम जो स्टॉक्स हैं आईटी क्षेत्र से वो सभी इस वक्त मजबूत होते हुए। ग्रासिम और एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स में भी 1.5 से 2% तक की तेजी नजर आ रही है। दबाव कहाँ है, हेडलाइंस पे भी हमने आपको बताया। नतीजों का इंपैक्ट ट्रेंड पर नजर आ रहा है और अब देखिए धीरे धीरे 7% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। टॉप लूजर आज ट्रेंड है। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर लगभग 1.5% की गिरावट यहां पर है। इसके अलावा देखें अपोलो हॉस्पिटल, पावर ग्रिड, डॉक्टर रेड्डीज आधे से 1% तक टूटते हुए नजर आ रहा है। जरा एडवांस डिक्लाइन रेशियो डायरेक्टर साहब लेकर आइए। मार्केट ब्रेथ अगर हम सामने लाए तो आप देखेंगे कि 1435 शेयर यानी कि 1435 ये नंबर्स ऑफ शेयर ऐसे हैं जो कि हरे निशान में यानी मजबूती इंजन में नजर आ रही है और 1386 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो यानी मार्केट में ओवरऑल अगर हम देखें इन सारे फैक्टर्स को तो बेहतर नजर आ रहे हैं। और बाजार पर क्या रणनीति रखी जाए, इस पर यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपके सवालों के भी जवाब देंगे तो फटाफट अपने सवाल भी हम तक पहुंचाइए। लेकिन पहले बाजार पर राय दे लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, बाजार जो है वो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन अगर इस तरह का ऑप्टिमिज्म दिखाता है, इस तरह की स्ट्रेंथ दिखाता है तो अपने आप एक तरह से कहीं ना कहीं बाकी दिन के लिए सेटअप बड़ा ही एक कह सकते हैं मजबूत बन जाता है। हालांकि अभी भी हम देख रहे हैं कि खासतौर पे बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी हमें नजर आ रही है। फिर भी इंडेक्स स्तरों पर आप क्या राय देंगे, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट भी मजबूत। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। एक रिकवरी मोड में तो बाजार में स्टार्ट हुआ है, बट अभी भी जो फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम है हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 25,700 क्रूशियल हर्डल है निफ्टी के लिए। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो देन आफ्टर ये जो पुल बैक मूव है वो आगे की तरफ बढ़त बना सकता है। अभी तक 12 बजे तक का जो भी सेशन था उसमें तो हमें तेजी देखने को मिल रही है और मेनली दो सेक्टर्स का अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, निफ्टी आईटी का और निफ्टी डिफेंस इंडेक्स का। तो मुझे लगता है कि यहाँ से पुल बैक मूव में जो बढ़ोतरी आनी चाहिए और अगर 25,700 के लेवल्स टूटते हैं तो फिर हमें निफ्टी में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी।
बट अगर वहीं पर बैंक निफ्टी की बात करें, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है। अगर हम निफ्टी से कंपेयर करें, फ्राइडे के सेशंस में वहां पर हमें बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए दिखे थे, जो एक रिवर्सल पैटर्न होता है। और आज के समय में भी जो लेवल्स हैं वो अभी भी बैंक निफ्टी में बरकरार होते हुए दिख रहे हैं। 58,300 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको अगर टूटता है तो एक मोमेंटम के साथ फिर बैंक निफ्टी ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो वहां से फिर हमें 58,600 से लेकर 58,800 के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सो अभी फिलहाल मुझे लगता है निफ्टी के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 25,700 के ऊपर की अगर एक बार हमें अवर्ली क्लोज मिलता है तो फिर हमें अच्छा मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 25,700 एक ऐसा टारगेट रहेगा जिसके बाद हमें और मोमेंटम देखने को मिल सकता है निफ्टी में। लक्ष्मीकांत जी की ये राय है। बट अब चलते हैं अपने सवालों की तरफ, और सबसे पहला सवाल हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़ रही हैं लता कर्नावत भोपाल से। लता जी, थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताइए आपकी क्वेरी क्या है, किस स्टॉक पर आप हमारी एक्सपर्ट राय चाहती हैं, और आपका होल्डिंग टाइम होराइजन यानी आप कितने समय तक ये स्टॉक होल्ड करना चाहती हैं, प्लीज बताइए। मैम मेरे पास एचडीबी फाइनेंस के शेयर हैं। जी, आपने किस प्राइस पर शेयर्स खरीदे थे और कितने टाइम तक आप होल्ड करना चाहती हैं? ये जब एचडीएफसी शेयर्स होने के कारण जो अलॉटमेंट हुआ था वही शेयर है 740 के करीब के। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत जी, लता जी के पास हमारे 740 रुपीज पे उन्होंने एचडीबी फाइनेंशियल के शेयर्स खरीदे थे, उनके पास जो ट्रांसफर हुए थे। तो बताइए कितने टाइम तक उन्हें होल्ड करना चाहिए, क्या है आपकी राय? देखिए, एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज में यहाँ पर जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो डाउन साइड की तरफ ही दिखाई दे रहा है। हालांकि एक दो सेशंस में यहाँ पे एक रिकवरी भी देखने को मिली है, और आज भी ये कैंडल जो पैटर्न बना है वो पुल बैक मूव का ही देखने में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव हम 750 760 के तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर ये स्टॉक 760 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो वहां से फिर हमें 800 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो अभी फिलहाल इनको एक मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट कर देता हूँ 695 का। तो मुझे वो स्टॉप लॉस बेहतर लग रहा है, जब तक एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज उस स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करता है तो वहां से हमें फिर एक पुल बैक मूव आने को देखने को मिल सकता है। अभी इमीडिएट बेसिस पे मुझे लगता है कि यहाँ से एक पुल बैक रैली एक्सपेक्टेड है 740 760 के आसपास, और वहां पर अगर कंसोलिडेशन होता है, अगर वो लेवल टूटते हैं तो देन फिर हमें 800 लेवल तक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो अभी फिलहाल इनको 695 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक होल्ड रखने की सलाह रहेगी। 695 यानी 695 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और फिलहाल बने रहने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई। अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। देवेंद्र बाबू हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र बाबू उप्पाला साहब। देवेंद्र जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? हाँ, हम तो अभी हैदराबाद में है, मैं भी तेलंगाना से। अरे वाह वाह, तो तेलुगु तो बोलते होंगे आप? हाँ सर। हाँ, येलावलनारू अन्ना। हाँ, हैदराबाद में अभी। हैदराबाद में अन्ना। ओके, तो हमें बताइए करते क्या हैं आप? हाँ, कोल इंडिया 395 में लिया सर, अभी क्या कर रहे हैं उसका, बहुत डाउन हो गया है। हाँ, और कितना टाइम देना चाहते हैं आप? हाँ सर, कितना टाइम देना है अन्ना? हाँ, 2-3 महीने के लिए। 2 से 3 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। 397 की इनकी बाइंग है, और फिलहाल जो है वो ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है। हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता हुआ, लेकिन 2 से 3 महीने का ही नजरिया लेकर चल रहे हैं। आज स्टॉक में एक्शन तो है, 1.25% के ऊपर स्टॉक चलता हुआ नजर आ रहा है। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय होगी कोल इंडिया पे? देखिए, कई दिनों की गिरावट के बाद यहाँ पर अगर हम फ्राइडे और आज का सेशन देखें तो एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है हमें कोल इंडिया में। और पिछले ये जो रिकवरी आई है इसने पिछले स्विंग लो को रिस्पेक्ट किया है, जो कि 365 के आसपास बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं से एक रिवर्सल मोड में भी ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। अब मुझे लगता है कि फिलहाल एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस 385 और 390 के आसपास है। अगर उसके ऊपर सस्टेन होगा तो उसमें फिर इस स्टॉक में के प्राइजेस में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि एक मेजर रेजिस्टेंस 405 के आसपास है,
3 से 4 बार ऐसा हुआ है जब भी कोल इंडिया 400 405 के आसपास आया है, तो वहां से फिर हमें करेक्शन देखने को मिले हैं। ये मुझे लगता है एक मेजर हर्डल है। अगर ये टूटता है तो वहां से फिर हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। उस दौरान ये स्टॉक 435 445 के तक लेवल तक पहुंच सकता है। तो अभी फिलहाल 365 के साथ इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी। और अगर 385 के लेवल्स के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो वहां से हमें 405 का नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो वहां पर हमें एक बार फिर से रिविजिट करना पड़ेगा, और 405 के लेवल्स टूटेंगे तो वहां से फिर कोल इंडिया में मोमेंटम आएगा, जो कि इसको 435 से लेकर 445 तक लेवल तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो 365 के लेवल पर होल्ड की कॉल, और 405 या अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, यहाँ तक कोल इंडिया जा सकता है। देखते हैं कितना टाइम लगता है इस लेवल पर पहुंचने में। ठीक है, तो अब अगला कॉल हम लेते हैं। ऋषभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। ऋषभ, बताइए क्या है आपकी क्वेरी, किस स्टॉक पर आप आज हमारी एक्सपर्ट राय चाहते हैं? मेरे पास है ना अपार इंडस्ट्रीज के शेयर्स पड़े हुए हैं। 9974 में लिए थे 450 शेयर्स अपार इंडस्ट्रीज लास्ट ईयर, तो काफी डाउन आ गया अपार इंडस्ट्रीज। तो प्लीज थोड़ा हेल्प करो, इसके अंदर क्या करना है। जी, लक्ष्मीकांत जी, अपार इंडस्ट्रीज पर आपकी क्या राय रहेगी? काफी नुकसान में ऑलरेडी ऋषभ है, तो क्या कोई अपसाइड एक्सपेक्टेड है आने वाले नियर टर्म में? क्या हम देख सकते हैं और थोड़ा अपसाइड, या फिर ये लॉस बुक करके निकलना होगा अपार इंडस्ट्रीज से? देखिए, यहाँ पर हमें 30 ऑफ अक्टूबर को एक टॉप बनता हुआ दिखा था, जो लेवल्स हैं वो 9585 के आसपास। और वहां से फिर हमें इन नवंबर सेशंस में तो सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि 8000 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार ये होल्ड करके देख सकते हैं। अगर यहाँ से ये स्टॉक 8000 लेवल को डिफेंड करता है तो एक पुल बैक मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अभी भी स्टॉक्स अपने जो अगर 200 डीएमए को हटा दिया जाए तो सभी की मूविंग एवरेज के नीचे है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे पुल बैक मूव आता हुआ देख सकते हैं 8500 8600 जोन के आसपास। तो मुझे लगता है कि वो एक बेहतर लेवल होगा एग्जिट करने के लिए। अभी फिलहाल ऐसे कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन नहीं बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां से कोई मोमेंटम स्टॉक कैच कर पाएगा। और अगर मुझे लगता है कि अगर 8000 के लेवल टूटते हैं तो वहां से 7600 तक ये स्टॉक फिसल सकता है। तो अभी फिलहाल 8000 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके देख लें। और अगर शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव आता है तो 85 8600 के आसपास एग्जिट करने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए, तो अपार इंडस्ट्रीज में एक विस्तृत नजरिया आपको मिलता हुआ। लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए, जिस तरह से लक्ष्मीकांत जी ने बताया, और उस हिसाब से अपनी रणनीति को आगे बढ़ाइए। यूट्यूब से भी बहुत सारे सवाल आए हैं, और प्रियंका हमारी अगली दर्शक हैं उदयपुर राजस्थान से। इन्होंने सवाल पूछा है, और सवाल इनका है ट्रेंट पे 5163। जी हाँ, 5163 लक्ष्मीकांत जी इनकी बाइंग प्राइस है। आज निफ्टी का टॉप लूजर है ट्रेंट, 7.25%। देखते ही देखते ये स्टॉक का जो है वो टूटता हुआ नजर आया है। शुरुआत में 5% टूटा, उसके बाद 6 6.5% और अब 7.25% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि इनका नजरिया 2 से 3 साल का है। बताइए क्या करना चाहिए? 17,472 रुपए का नुकसान झेल रही हैं। देखिए, अगर ट्रेंड के हम डेली वीकली के चार्ट देखें तो वहां पर जो भी सपोर्ट्स थे, ये स्टॉक पहले ही उन सपोर्ट्स के नीचे भी ट्रेंड कर रहा है। आज के समय में भी अच्छे खासी बिकवाली देखने को मिल रही है। वीकली की चार्ट्स पर ऑलरेडी ब्रेकडाउन पहले से आ चुका है। ये जो ब्रेकडाउन आया था वो 4600 लेवल के नीचे आया था, और वहां से फिर हमें बैक टू बैक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला इस स्टॉक में। तो ओवरऑल सेंटीमेंट काफी बेरिश होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज के सत्र में ये इनको होल्ड करना चाहिए आज के दिन। और अगर कल के समय कुछ स्टेबिलिटी आती है और एक पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई देता है तो फिर मुझे लगता है कि 4000 4400 से लेकर 4500 का एक जोन है जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। तो वहां पर एग्जिट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जनरली जब इस टाइप की गिरावट आती है तो नेक्स्ट सेशन में हमें एक पुल बैक मूव देखने को मिलता है। तो उसी पुल बैक मूव की एक्सपेक्टेशन के साथ मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर शॉर्ट टर्म के बेसिस पर अगर 44,000 4500 के आसपास अगर ये पुल बैक मूव आता है तो वहां पर एग्जिट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज मतलब यहाँ पर ऑलरेडी ये सपोर्ट अपने सभी सपोर्ट बेसिस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो जो मूव सेंटिमेंट है वो बेरिश होते हुए नजर आ रहे हैं।
चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई ट्रेंड पे। और इस बीच आप स्क्रीन के निचले हिस्से पर गौर करेंगे तो वी वर्क इंडिया के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। दूसरी तिमाही के नतीजों पर गौर करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि घाटे से मुनाफे में अब कंपनी आ चुकी है। मुनाफे की बात करें तो 535 करोड़ से बढ़कर 575 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो मुनाफा है वो नजर आ रहा है। और उसका इंपैक्ट भी आप देखिए, स्टॉक में एक रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। 2% से ज्यादा की मजबूती कहीं ना कहीं नतीजों के बाद देखने को मिल रही है। 14 करोड़ घाटे के मुकाबले 6 करोड़ 30 लाख जो है वो मुनाफे की बात सामने आई है। और एक तरह का बड़ा कह सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए जब वो घाटे से मुनाफे में आती है, और उसका इंपैक्ट कहीं कहीं स्टॉक में भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है। लक्ष्मीकांत जी, जरा फटाफट से बताइए, अगर आप ट्रैक करते हो वी वर्क इंडिया, इंपैक्ट भी दिख रहा है, 2% के लगभग यहाँ पर तेजी हमें देखने को मिल रही है। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि भाई घाटे से मुनाफे में अब कंपनी आ चुकी है। प्रशांत जी, ज्यादा टेक्निकल डेटा तो नहीं है इसके बारे में बोलने के लिए, बट जितना भी डेटा है उसके अनुसार अभी फिलहाल यहाँ पर एक 655 का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। अगर 655 के लेवल्स अगर टूटते हैं तो वहां से फिर ये अपसाइड मोमेंटम को रेज्यूम कर सकता है, और फिर हमें ये स्टॉक 710 तक के लेवल तक दिखाई दे सकता है। चलिए, तो ये राय आपको मिलती हुई वी वर्क इंडिया पर। और यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ढेर सारे आपके सवाल भी हैं, खबरों पर भी हमारी नजर रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। क्रेडिट कॉस्ट में थोड़ी गिरावट आ सकती है इस बार, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू क्या रहेगा? क्या जो लोग जिनके पास बजाज फाइनेंस के शेयर्स है, क्या उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। फ्राइडे के सेशंस में पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन बनते हुए हमने देखा था, और आज एक फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम के साथ स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है। तो स्विंग ट्रेड के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इंट्राडे ट्रेड की भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। और अगर मैं लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, वो भी बुलिश ही दिखाई दे रहा है। कंसोलिडेशन बेसिस पर अगर 1110 के ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है तो वहां से फिर हमें एक अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं बजाज फाइनेंस में। तो और ये स्टॉक अगर 1035 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है और 1110 के ऊपर का ब्रेकआउट देता है, तो वहां से हमें अराउंड 100 पॉइंट के और अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे बजाज फाइनेंस में। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी बुलिश है, और तो हमारा व्यू भी यहाँ पर पॉजिटिव ही निकल कर आ रहा है। चलिए, तो पॉजिटिव व्यू है बजाज फाइनेंस पर, और कहीं ना कहीं नजरिया आगे के लिए बेहतर नजर आता हुआ। यूट्यूब से अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। आदित्य बिड़ला फैशन पे सीए खान हमारे एक दर्शक हैं जो राय जानना चाहते हैं। 200 शेयर हैं, 88 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदा हुआ है, और फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं इनके शेयर में गिरावट है, तो थोड़ी चिंता है इनको, लेकिन 6 महीना और देना चाहते हैं स्टॉक को। तो आदित्य बिड़ला फैशन 6 मंथ के नजरिए से 88 की बाइंग को अगर ध्यान में रखें तो बताइए लक्ष्मीकांत जी, क्या करना चाहिए? देखिए, आपने बताया 6 मंथ का है, तो मुझे लगता है 70 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक्स में। जनरली जब भी स्टॉक इसके आसपास आता है तो वहां से एक विशेष रिकवरी देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है 70 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड कर सकते हैं। जो ब्रेकआउट लेवल्स है वो 95 के नजर आ रहे हैं, और स्टॉक्स में मुझे इन्वर्टेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, बट नेकलाइन अभी करंट प्राइसेस से दूर है। लेकिन अगर 95 के लेवल्स टूटते हैं तो वहां से फिर हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद मतलब जो इसके जो टारगेट निकल कर आ रहा है 135 140 के आसपास निकल कर आ रहे हैं। बट ये जो पॉजिटिव व्यू है तभी इंटेक्ट रह सकता है जब तक ABFRL 70 रुपीज के ऊपर ट्रेड करता है। अगर 70 रुपीज के नीचे की क्लोजिंग होती है तो वहां से फिर हमें फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल इनको 70 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखने की सलाह दी जा सकती है। ठीक है, थैंक यू लक्ष्मीकांत आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी राय आदित्य बिड़ला फैशन पर। इसी के साथ आज हमारे पास इतना ही टाइम था आपकी क्वेरीज लेने के लिए, लेकिन प्लीज और क्वेरीज भेजते रहिए, हम अगले एपिसोड्स में जरूर आपकी क्वेरीज लेंगे। और इसी के साथ प्रशांत और मैं आपको अगले शो में मिलेंगे। फॉर नाउ गुड बाय, एंड नाउ विल सी यू ऑन द अदर साइड।
एक राय भी ले लेते हैं। देखते ही देखते 6.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। मतलब आप देखिए कि क्या नतीजों का इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक पर देखने को मिला है। और आप देखिए कि लगातार जो है एक ऊपरी स्तरों से कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आज की तेजी तो बहुत ही हैरान कर रही है। 6.5% स्टॉक में एक जंप नजर आया है। बताएं गौरव, अगर आप ट्रैक करते हो इंडिक्यूब स्पेसेस को तो क्या राय होगी आपकी? शाम, गुड आफ्टरनून। इंडिक्यूब पहले तो टेक्निकली तो असेस करना पॉसिबल नहीं है, डेटा बहुत ही लिमिटेड है और जितना अवेलेबल डेटा है उस हिसाब से मूवमेंट कुछ बहुत ज्यादा हुआ नहीं है। ऑल्दो आज के दिन के अंदर 6-6.25% का अपमूव जरूर दिखाई दे रहा है। तो प्योरली ऑन बेसिस ऑफ चार्ट तो एनालाइज करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा स्टॉक को, बट जिस टाइप से मैं इसके फंडामेंटल्स को स्टडी कर पा रहा हूँ, एक स्टडी ग्रोथ ये कंपनी लगातार क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे पोस्ट करती हुई आ रही है। मार्जिन्स आर स्टडी और अब इसका लॉस भी डिक्लाइन होता जा रहा है। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इसके अंदर कुछ और बाइंग मोमेंटम बन सकता है। तो लंबी अवधि के लिए निवेश के लिए ही कंसिडर करना चाहिए, अभी छोटी अवधि के लिए इसे अवॉइड करना चाहिए। से आपको स्टॉक में बने रहना चाहिए छोटी अवधि के लिए, चूंकि डेटा लिमिटेड है तो उस हिसाब से आपको राय नहीं दी जा सकती। चलिए अब फटाफट से आपके सवाल लेते हैं। यूट्यूब के बहुत सारे सवाल आए हैं, उनको निपटाते हैं। अविनाश कुमार का सवाल लेते हैं। अनंत राज पे राय जानना चाहते हैं गौरव। बाइंग प्राइस इनकी 720 रुपए की है और फिलहाल हम देख रहे हैं कि स्टॉक 627 के लेवल पे है। हालांकि नहीं, ये जो है वो थोड़ा सा स्विच कीजिए। 720 रुपए की खरीदारी है इनकी, ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है और 627 का भाव अनंत राज में फिलहाल चल रहा है। गौरव बताइए क्या राय होगी? अविनाश, हमारे व्यूअर को उनकी पोजीशन अभी होल्ड करनी चाहिए। 720 का बाइंग प्राइस है, जो रीसेंट जो पीक लगा था उसी के आसपास ही गया है। ये लगभग आई थिंक अभी हाल फिलहाल में ही लिया है, तो पिछले महीने लगभग 9-10 तारीख के आसपास की पोजीशन रही होगी ये, और वहीं पे ही इसका ऑफलेट अभी टॉप लगा हुआ था। फिलहाल पोजीशन होल्ड कीजिए। मल्टीपल सपोर्ट्स है नजदीक में 580 से 600 की रेंज में, उन्हीं सपोर्ट के नजदीक से अभी बाउंस आता दिख रहा है स्टॉक के अंदर। तो आई थिंक एक छोटा 580 का स्टॉप लगा के व्यूअर को अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। 580 का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड करने की आपको सलाह। 580 से लेके 620-30 के लेवल पर मल्टीपल जो हैं लेवल्स हैं और उनको कहीं ना कहीं आगे जाने पर फिर एक अलग तरह से इसको रिव्यू करना होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं अंजू जी का, और अंजू जी ने लखनऊ से सवाल पूछा है। MRPL पे राय जानना चाहती हैं। 151 के स्तर पे इनकी खरीदारी है और शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रही हैं। MRPL 151 की बाइंग, शॉर्ट टर्म का व्यू बताइए गौरव, क्या राय होगी? बहुत बेहतरीन शेयर चुना, अच्छा मोमेंटम है स्टॉक के अंदर। मैं राइड अलोंग की सलाह दूंगा। 165 रुपए का अपना स्टॉप लॉस लें, क्योंकि इन्होंने बताया है शॉर्ट टर्म की पोजीशन है। 180 का भी फ्रेश ब्रेकआउट निकलेगा उसके ऊपर और फिर शेयर आगे दौड़ लगाएगा 200 के लिए। तो फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी। हाल होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई और कहीं ना कहीं आपको बेहतर चुनाव के लिए ढेर सारी बधाई। यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों को शामिल करेंगे, बने रहें। सेठ जी जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पे। स्नेहा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रशांत बात कर रहा हूं। सबसे पहले जरा बाजार पर एक राय दीजिए, जिस तरह का एक पॉजिटिव मोमेंटम बना है यहां से बाजार को कैसे देख रही हैं, और उसके बाद अपनी ऑप्शन की कॉल बताइए। गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। अगर आप देखिए मार्केट में एक अच्छी स्पाइक आई है। अगर आप फ्राइडे के सेशन भी देखें, फ्राइडे के सेशन में भी हमने सेकेंड हाफ में थोड़ी रिकवरी देखी थी। क्लोजिंग डिसेंट रहा है, और अगर आप देखें ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर, तो जो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के आसपास से जो ये निफ्टी ने तेजी दिखाई है, उसी ट्रेंड लाइन के आसपास निफ्टी ने रिटेस्ट किया फ्राइडे के सेशन में, और वहां से एक रेस्पाइट दिखी है, तो विच इज अ पॉजिटिव थिंग। FIs की अगर आप डेटा भी देखें तो कैश में फ्राइडे के सेशन में बाइंग दिखी है आफ्टर लॉन्ग टाइम, एंड इंडेक्स फ्यूचर्स में भी जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो भी थोड़ा सा ओवरसोल्ड ही है, अराउंड 13 के आसपास। तो मेरा मानना है यहाँ से पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी इज क्वाइट हाई, स्पेशली अगर निफ्टी 24/750 700 ये जोन निकाल देता है, तो पॉसिबिलिटी कि मोमेंटम अपसाइड में एक्सटेंड हो जाएगा और हम रिकॉर्ड हाई देख सकते हैं आगे चल के।
बट यहाँ पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि निफ्टी अभी जो लो बनाया है रिसेंटली उसका ही एक सपोर्ट रहेगा, दैट इज अराउंड 25,300 400 का एक अच्छा सपोर्ट हो गया, वो अभी इमीडिएटली एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट करना चाहिए और अपसाइड में रेजिस्टेंस पास किया तो इधर से एक अच्छी तेजी पॉसिबल है। तो ओवरऑल पॉजिटिव बाइस से ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल, तो चलिए अब अपनी कॉल्स भी बता दीजिए ऑप्शन की। तो ऑप्शन सेगमेंट में मुझे रिलायंस से काउंटर काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप देखें तो काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में, अपसाइड में 1510 के आसपास एक इमीडिएट हर्डल है। बट अगर आप ऑप्शन एक्टिविटी में देखें तो 1520 और ऊपर की कॉल थोड़ी सी एक्टिव रही है और नीचे के पुट्स में भी काफी अच्छी राइटिंग देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है विच कैन हेल्प निफ्टी ऑल्सो टू गो अबाउट द रेजिस्टेंस जोन। तो आई थिंक रिलायंस में यहाँ पे आपको एट दी मनी जो 1500 की जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करना चाहिए। अराउंड 22 के आसपास से बाय करें। स्टॉप लॉस 14 का लगाना है, टारगेट 36 का रहेगा एज पर दी टारगेट स्टॉप लॉस। मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है दैट इज अराउंड 4000 और प्रॉफिट पोटेंशियल जो रहेगा वो 7000 तक का रहेगा। तो रिलायंस 1500 की कॉल आपको लेनी है, ये राय आती हुई स्नेहा जी की तरफ से। शुक्रिया स्नेहा जी अपना समय देने के लिए। 22 रुपए के प्रीमियम पर ये कॉल आपको लेनी है। लक्ष्य 36 का, स्टॉप लॉस 14 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 7000 तक का और नुकसान 4000 तक का नजर आ सकता है। चलिए इसके साथ ही सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए लेकर आते हैं, जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में जोखिम बहुत है, रिस्क बहुत है। सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें। बढ़ते हैं आगे और ओएनजीसी को फोकस में लाएंगे। ओएनजीसी आज अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी करेगी। नतीजे कैसे रह सकते हैं, हमारी सहयोगी आशीषा से चलिए जानते हैं। आशीषा बताएं कि एस्टिमेट्स क्या कहते हैं ओएनजीसी के। बिल्कुल, ओएनजीसी के नतीजों की बात करें तो सीक्वेंशियल बेसिस पर अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है। याद रखिए सीक्वेंशियल बेसिस पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं ग्लोबल मार्केट में, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी के रियलाइजेशन पर दिखेगा। रियलाइजेशंस बढ़ते हुए नजर आएंगे और इसी के चलते सीक्वेंशियल बेसिस पर अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है। लेकिन सालाना आधार पर ग्रॉस और नेट क्रूड ऑयल रियलाइजेशंस घटे हैं और इसी के चलते यहाँ पर नेगेटिव रिएक्शन दिखेगा। नेट सेल्स 33 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है, 33,000 करोड़ के आसपास, जो 3% का ग्रोथ होगा सीक्वेंशियल बेसिस पर। मार्जिन 58.2% पर लार्जली स्टेडी रहेंगे और 58.3% कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे। जैसे मैंने बताया, गैस रियलाइजेशंस और क्रूड ऑयल रियलाइजेशंस में तेज़ी दिखेगी। इनफैक्ट ग्रॉस क्रूड प्राइस रियलाइजेशन की बात करें तो करीब 2% की बढ़त एक्सपेक्टेड है सीक्वेंशियल बेसिस पर और नेट रियलाइजेशंस में भी करीब 1.5% की तेज़ी। वॉल्यूम फ्रंट पर बात करें तो दोनों ही क्रूड ऑयल के वॉल्यूम्स और गैस के वॉल्यूम्स में तेज़ी दिखी है सीक्वेंशियल बेसिस पर और इसका भी बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। गैस प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है अगले कुछ क्वार्टर्स में, उस पर क्या कुछ मैनेजमेंट की कमेंट्री निकल कर आती है, उस पर सबकी नज़र रहेगी। लेकिन ऑल इन ऑल रियलाइजेशंस बढ़ने की उम्मीद है, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं जिसके चलते और इसी के चलते सीक्वेंशियल बेसिस पर अच्छे नतीजे ओएनजीसी से एक्सपेक्टेड है इस तिमाही में। चलिए, तो शुक्रिया करेंगे आशीषा आपका इन नतीजों के अनुमान कहीं ना कहीं रखने के लिए। स्टॉक जो है वो इस वक्त गिरावट का शिकार रहा और गौरव से एक बार ज़रा राय लेते हैं। ओएनजीसी और ओएमसीज कंपनियां अगर हम ओवरऑल देखें, जाहिर सी बात है सीक्वेंशियल बेसिस पर क्रूड इम्पैक्ट और ग्लोबली जितने घटनाक्रम बदलते हैं उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए गौरव बताइए क्या राय होगी ओएनजीसी और इस पूरे पॉकेट में। या प्रशांत, अगर हम स्पेसिफिकली अभी में पहले ओएनजीसी के बारे में बात करते हैं, बाय नेचर ओएनजीसी एक स्लो मूविंग स्टॉक है और अभी पिछले 2-3 महीने से हम देखें तो एक रेंज बाउंड सा लैकलस्टर मूव ये स्टॉक में पोस्ट किया है। कोई खासा रेंज भी नहीं था, समवॉट अराउंड 220 ऑन द लोअर साइड एंड 260 ऑन द हायर साइड। ये रेंज लगभग इसका कंटिन्यू किया है ऑल थ्रू आउट दिस ईयर और अभी भी इसी रेंज के अंदर है। ब्रेकआउट 260 के ऊपर का निकलता है तब एक फर्दर ट्रेजेक्टरी की तरफ आगे जाएगा 275-80 की रेंज के लिए। अंटिल देन दोबारा यही साइडवेज मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। रेस्ट अगर हम ओवरऑल स्पेस की बात करें, ऑयल एंड गैस स्पेस की अगर मैं बात कर लूं, ओएमसीज ने एक बहुत अच्छा ऑयल मार्केटिंग कंपनी आईओसी, बीपीसीएल, हिंद पेट्रो की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस पोस्ट किया है। पिछले 1-2 महीने के अंदर
हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL में 200 से लगभग 400 के करीब का एक मूव सीधा सीधा पोस्ट किया। BPCL की अगर मैं बात करूं तो BPCL में भी सिमिलर लाइंस में मूव आया है। पिछले इसी साल में ही 200 से अगेन 365 का मूव आया एंड सिमिलरली IOC। उसके अलावा भी अगर एक्सटेंडेड अगर हम रिफाइनरीज की भी बात करेंगे तो चेन्नई पेट्रो ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। MRPL का भी परफॉर्मेंस अच्छा है। ओवरऑल सेक्टर परफॉर्मेंस इज गुड, बट ONGC ने डिसअपॉइंट किया है अपने परफॉर्मेंस फ्रंट पे। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई इस वक्त, और तमाम जो काउंटर्स है उसमें MRPL जो है वो ज़्यादा बेहतर नज़र आता हुआ। अगले जो दर्शक हैं उनका एक सवाल ले लेते हैं। राजेंद्र परमार हैं और गुजरात से इन्होंने सवाल पूछा है, और इन्होंने पारादीप फॉस्फेट खरीदा हुआ है 68 रुपए के भाव पे, और फिलहाल जो है वो अच्छे खासे फायदे में है। मतलब आप देखिए कि जिन लेवल से इन्होंने कहीं ना कहीं पेशेंस के साथ स्टॉक को सस्टेन किया हुआ है, वहाँ से उनको शानदार जो है फायदा मिलता हुआ। तो थोड़ा बहुत मुनाफा बांध लिया जाए। गौरव, ये सलाह होगी या आपको लगता है कि अभी और समय दिया जा सकता है? आई थिंक अभी थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, बिकॉज स्टॉक अपने सपोर्ट जोन के पास ही है। यहाँ से मुझे फर्दर गिरावट के गुंजाइश नहीं लगती है। 160-58 की रेंज में अच्छे खासे सपोर्ट्स हैं इस स्टॉक पे, तो आई थिंक ही शुड होल्ड ऑन टू हिज पोजीशन। स्टॉक के अंदर एक रिट्रेसमेंट भी आ चुकी है ऑफ लेट, तो अभी होल्ड की सलाह रहेगी। चलिए, तो ये है राय आपको पारादीप फॉस्फेट पर मिलती हुई। एक और सवाल है कुमार पाल का, प्राज इंडस्ट्रीज पर राय जानना चाहते हैं, और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 528 की है प्राज इंडस्ट्रीज में, और हालांकि इन्होंने नज़रिया नहीं बताया। नुकसान अच्छा खासा झेल रहे हैं, यानी कि लंबे वक्त से बने हुए हैं। 528 की बाइंग को देखें। बताइए क्या करना चाहिए प्राज इंडस्ट्रीज में? गौरव, एग्जिट कर लेना चाहिए इन्हें। स्टॉक एक लंबे समय से क्लियर अंडर परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। 850 से गिरता गिरता अभी 325 की रेंज में आ गया है। स्टिल कोई सपोर्ट्स नजर नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ से जो लेवल्स दिखाई देते हैं वो 300 रुपए पे सपोर्ट्स हैं। आई डोंट थिंक कोई मीनिंगफुल अप्रोच रहेगी कि हम और 10% इसके अंदर डाउनसाइड देखें। इट इज बेटर ये अपनी पोजीशन यहाँ से एग्जिट करें। चलिए, तो ये है राय आपके स्टॉक यानी प्राज इंडस्ट्रीज पर आपको मिलती हुई। एग्जिट कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। शुक्रिया करेंगे गौरव आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल यो स्टॉक्स में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उसका पार स्टॉक्स फटाफट लेकर आएंगी मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।